हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज ना हम सब एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर का नाम है ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो आप सब एक हेडिंग बना लेंगे, आप सब एक हेडिंग बना लेंगे बेटा, ऑडिट स्ट्रेटजी। एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में और चैप्टर का नाम है ऑडिट स्ट्रेटजी, कॉमा ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। हाँ जी, समझ रहे हैं आप सब मेरी बात? ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए ना मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। बेसिकली अगर मैं देखूं, इस चैप्टर में ऐसे 300 से पूरा चैप्टर बना दिया गया है। ऐसे नंबर कौन से बेटा? 300। ठीक है ना। मैं अगर आपके साथ बात करूं तो ये ऐसे नंबर 300 से पूरा का पूरा चैप्टर तैयार कर दिया गया है। सर ऐसे नंबर 300 है क्या? जरा अगर आप देखें, ऐसे नंबर 300 का नाम है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ सारे बच्चे बोलेंगे। हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर के अंदर एक स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं और स्टैंडर्ड का नंबर क्या है? 300। एक बार बोलना पड़ेगा, स्टैंडर्ड का नंबर क्या है? 300। और आप देखो, चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। चैप्टर का नाम जब आप देखोगे तो कह रहे हैं यार इसमें ना ऑडिट की प्लानिंग से रिलेटेड कुछ बातें होंगी। इस चैप्टर में ऑडिट से, प्लानिंग से रिलेटेड कुछ बातें होंगी। तो उससे रिलेटेड बातें आईसीएआई ने ऑलरेडी बता रखी हैं। कहां बता रखी है? अंडर एसए नंबर 300। समझ आ रहा है आपको? तो आज हम एसए नंबर 300 की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। और एसए नंबर 300 का नाम है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी अगर आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कोई भी काम, हेलो सुनो, कोई भी काम आप करते हो विद प्लानिंग हमेशा बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑडिट भी तो एक एंगेजमेंट है। ऑडिट भी तो क्या है? एक। तो आपको ऑडिट वाले काम के लिए भी क्या करनी चाहिए? प्लानिंग। और प्लानिंग में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब हमारा पूरा स्टैंडर्ड है। तो आपको समझ आ रहा है हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? चलो जी, तो इस चैप्टर में हम सब ऐसे नंबर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? 300। यानी ये चैप्टर को मैं ऐसा भी कह सकता हूं, हम ऐसे 300 पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। चलो, क्या नाम है इसका? तो मैं इसको और करके ना, या इसमें ये एरो बना के लिख सकता हूं कि हम पढ़ रहे हैं प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहे जब आप ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करोगे उससे रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड कुछ बातें हैं। मेरा आपसे ना कुछ एक सवाल है। देखो, तो आईसीआई ने ना इसी के जो क्या कहते हैं, इसी के जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो इसमें रिक्वायरमेंट्स लिखी होती है, उससे क्या बना दिए हैं? ये सारे टॉपिक बना दिए हैं। ठीक है ना। तो हम इसके अंदर बेसिकली अब आपको एक माइंड में होना चाहिए कि हम ऐसे नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? 300। और ये 300 के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं। तो एक एक करके हम एक टॉपिक उठाएंगे और इनको निपटाएंगे। ये देखो, ये पूरा चैप्टर इसी पर ही बेस्ड है।
और फिर एट द इस टॉपिक के एंड पर essay 300 के एंड पर आपको एक essay 300 की क्या मिल जाएगी, समरी। ठीक है ना, पॉइंट समझ आ रहा है आपको? स्टार्ट करें कहानी। अच्छा जी, तो अभी कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जनरल बातें दो चार आपके साथ करूंगा। जैसे पहली बात, ऑडिट प्लानिंग करना। ऑडिट प्लानिंग करना किसका काम है, ये एमसीक्यू या करेक्ट इनकरेक्ट में पूछा जाता है। ऑडिट से रिलेटेड प्लानिंग करना किसका काम है? पहला, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर है। दूसरा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट है। तीसरा, जिसका मन करे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। फोर्थ, सर पैसे आपने लिए हैं, आप बताओ। फोर्थ मतलब मैं बताऊं, तो ये पॉइंट आपको स्प्राइट होना चाहिए। ऑडिट प्लानिंग करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ऑडिट प्लानिंग करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। एक पॉइंट समझ आ रहे? कोई भी चीज की प्लानिंग, आप अपनी मई 24 की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है? हर कोई अपने अपने काम के लिए खुद कर रहा है, अपनी अपनी तैयारी के हिसाब से खुद कर रहा है। तो सिमिलरली ऑडिट के अंदर भी ऐसा ही है। तो ये प्लानिंग करना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑडिटर की। तो ये देखो आपको दिखेगा भी पहली लाइन में, इट डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसलिए आप सब मेरे साथ, अभी मैं कोई टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहा, कुछ जनरल बातें आपको बता रहा हूं, ताकि फिर हम जो टॉपिक स्टार्ट करें तो आपको उसमें बहुत बढ़िया तरीके से समझ आए। तो इसके अंदर अभी पहला पॉइंट आप लिख लो, पहला पॉइंट आप लिख लो, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किसकी? ऑडिटर टू प्लान द ऑडिट, टू प्लान द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू प्लान द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? अब सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है, ऑडिटर प्लानिंग करे क्यों? देखो यार, मैं आपको कह रहा हूं आप ये कर लो, आप कहोगे भाई इसमें फायदे क्या है, हम क्यों करें? क्योंकि इंसान वही काम करता है जिसमें उसको फायदा दिख रहा होता है। फायदा नहीं दिखेगा वो करेगा ही नहीं। तो आईसीएआई ने बता दिया, ऑडिटर तू प्लानिंग कर, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे तुझे ये सब फायदे होंगे। तो यानी मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं, व्हाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी, या फिर उसके क्या बेनिफिट्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कह रहे हैं क्यों ऑडिट करना, क्यों प्लानिंग करनी चाहिए, ऑडिट की प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, बताओ ना, ये आपसे पूछ रही है। तो आप सब इसके अंदर, आप इसका सेकंड पॉइंट भी बना सकते हो या आप हेडिंग के रूप में भी बना सकते हो। ठीक है ना? सेकंड पॉइंट के रूप में भी बना सकते हो और हेडिंग के रूप में भी बना सकते हो, जिसको जैसा गलत लगे। ठीक है, वेरी गुड। तो यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग, यानी ऑडिट प्लानिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, या फिर why planning and audit, why planning and audit is necessary. आप इसको एज अ टॉपिक भी करके चल सकते हैं, ठीक है, और एज अ पॉइंट भी चलना है तो पॉइंट भी चल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। इसके लिए एक निमोनिक है सीडी पापा, तेरा पापा मेरा पापा, यहां पर कौन है? सीडी पापा। मतलब समझ रहे हो आप?
अब सीडी किसी का नाम बना लो, चतुर दिमाग पापा। आपकी कई बारी गलतियां पकड़ नहीं लेते, यू आर वेरी चालाक ब्रो, ऐसे वाले हैं, समझ गया। तो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में कि यार हमें ऑडिट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, इसके पीछे क्या फायदा। मैंने आपको निमोनिक तो बता दिया, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप खुद ही पॉइंट्स मेरे साथ बना लेंगे। पता है आपको, ये देखो क्या होता है, कह रहे अगर आप ऑडिट करेंगे, अगर आपको ऑडिट करेंगे तो आपको ये सब बेनिफिट दिखेंगे, फॉलोइंग बेनिफिट्स दिखेंगे। पहला, आप एप्रोप्रिएट अटेंशन दे पाओगे टू द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। जो इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट है उस पर आप ध्यान दे पाओगे। आप भी तो यही करते हो यार, मैं प्लान कर रहा हूं, तो आप प्लानिंग करते हुए, किसी भी सब्जेक्ट की प्लानिंग करते हुए, रिवीजन करते हुए क्या कहते हो, भाई इस पे ज्यादा ध्यान दूंगा, इस पे, पॉइंट समझ आ रहा है। और जिस पे आपने कम ध्यान दिया होता वही एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी। याद करो अपने कर्मों को, फिर आपको लगता है ऐसे भगवान मैंने क्या कर्म करे थे, फिर भगवान तुम्हारे को इमेजिन करवाता है ये करे थे बेटा। समझ आ रहा है आपको। तो यानी पहला हो गया एप्रोप्रिएट अटेंशन डिवोट कर पाओगे टू द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। अभी आप रुक जाओ, अभी बस सिर्फ समझ लो, मेरे को बताना स्टार्ट करो। अगर आप प्लानिंग करोगे तो ऑडिटर जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट है, जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ, उन पर एप्रोप्रिएट अटेंशन दे पाएगा। समझ आ रहा है। और जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको टाइमली बेसिस पे पहचान लेगा और रिजॉल्व कर देगा। अगर आपने प्लानिंग करी होती है तो आपको पता ही है, जैसे अगर मान लो टीम इंडिया खेल रही है, प्लान ए वर्क नहीं कर रहा, तो उस समय फिर हमें क्या करना है आपको पता है। तो ऐसी ऑडिट करते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम को पहचान भी पाओगे कि ये प्रॉब्लम आई है और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी कर पाओगे। यानी समझ रहे हो आप, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आप क्या कर पाओगे, टाइमली बेसिस पे आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व। समझ रहे हैं आप मेरी बात। दो फायदे बता दो। हम कह रहे हैं हम तो ऑडिट की प्लानिंग करोगे, भाई क्यों करोगे, भाई फायदे हैं। क्या फायदे हैं, इसकी वजह से ऑडिटर, इसकी वजह से कौन क्या दे पाता है, एप्रोप्रिएट अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द। समझ रहे हैं आप मेरी बात। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपके साथ करूं, दूसरा पॉइंट, इसकी वजह से जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, आप उसे पहचान भी पाओगे और उसे रिजॉल्व भी। ठीक है जी। फिर अगर अगली बात कहूं, आप ऑडिट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और मैनेज भी कर पाओगे ताकि आपका ऑडिट इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट हो। देखो आप अपने ऑडिट को प्रॉपरली मैनेज कर पाते हो। मैं आपको बताता हूं, जैसे अब मई 24 की आप प्लानिंग कर रहे हो, तो जिनकी प्रॉपर प्लानिंग होगी वो टाइम से कोर्स भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, और टाइम से कोर्स रिवाइज वगैरह सब कुछ कर लेंगे। यानी वो अपना काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, टाइमली और कम से कम खर्चे में कंप्लीट कर लेंगे। समझ आ रहा है आपको। इफेक्टिवली टी आ रहा है ना, टी से क्या होता है टाइम, एफिशिएंटली सी आ रहा है ना यानी कॉस्ट। बचपन में आप इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं पढ़ते थे, मैनेजमेंट इफेक्टिव भी होनी चाहिए और एफिशिएंट भी। तो इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव टी आ रहा है, टी मतलब टाइम, एफिशिएंट क्या आ रहा है सी, सी मतलब कॉस्ट। तो कह रहे हैं अगर आप प्लानिंग करोगे प्रॉपर वाली तो भैया आप अपने ऑडिट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और मैनेज कर पाओगे। और इसका फायदा क्या होगा, आपका ऑडिट इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट होगा। आपका ऑडिट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट होगा। समझ आ रहा है आपको। अच्छा अब बताओ, मैं प्लानिंग कर रहा हूं, लेट्स सपोज मुझे एक ऑडिट मिला और आप सब मेरे टीम मेंबर है, कुछ यहां पर जॉब कर रहे हैं, कुछ यहां पर आर्टिकल है। तो मैं बताओ अपनी टीम सिलेक्शन कैसे करूंगा। देखो मेरे को काम मिला तो मुझे वहां पर कंप्लायंसेस चेक करने वाले बंदे भी चाहिए, मुझे यहां पर लेट सपोज कैलकुलेशन वाले बंदे भी चाहिए होंगे, जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी चाहिए, मुझे यहां पर इन्वेंट्री की काउंटिंग करवाने के लिए
इन्वेंट्री काउंटिंग सही ढंग से हो रही है, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन करने वाला बंदा भी चाहिए होगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो हर किसी पे नजर रखते हैं, सबकी खबर रखते हैं, वैसे वाले लोग भी चाहिए होंगे। तो बताओ बेटा, मैं अपनी एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट मतलब जो मुझे काम मिला है उस काम पर जो मैं अपनी टीम बनाऊंगा वो भी बढ़िया तरीके से सिलेक्ट कर पाऊंगा ना? यस और नो? यस और नो? अच्छा, तो यानी मैं अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का भी बढ़िया ढंग से सिलेक्शन कर पाऊंगा। यानी ये चीज ऑडिट प्लानिंग मुझे हेल्प करेगी। असिस्टिंग मतलब हेल्पिंग, ऑडिट प्लानिंग मेरे को हेल्प करेगी किस चीज में? इन सिलेक्शन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर। मैं उनकी एंगेजमेंट टीम मेंबर को पहले ये देखूंगा क्लाइंट के यहाँ पर रिस्क कौन सा है, क्लाइंट के यहाँ पर रिस्क कौन सा है, मतलब कौन कौन से चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड एरर है, उसके अकॉर्डिंग उनकी अपनी टीम सिलेक्ट करूंगा और टीम की कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंस को देखते हुए ही सिलेक्ट करूंगा। समझ आ रहा है? यस और नो? पक्का? अच्छा जी। उसके अलावा अगर मैंने प्लानिंग कर रखी होगी तो मैं अपनी टीम की डायरेक्शन कर पाऊंगा, भाई तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। और जब वो काम कर रहे होंगे तो उनके ऊपर सुपरविजन भी रख पाऊंगा और उनका काम रिव्यू भी कर पाऊंगा। यानी प्लानिंग हमारे को हेल्प करती है डीएसआर। वैसे डीआरएस आपने सुना हुआ है, लेकिन यहां पर डीएसआर है, डीआरएस भी कर सकते हैं। यानी आप इसके बेसिस पर क्या कर पाओगे? डायरेक्शन, रिव्यू और सुपरविजन। डीआरएस वर्ड आपके लिए बहुत फेमिलियर है जो क्रिकेट देखते हैं। डीआरएस लेना है या नहीं लेना, डीआरएस समझ रहे हो? हम भी इसको डीआरएस के नाम से याद कर लेते हैं ना, क्या? डायरेक्शन, रिव्यू और सुपरविजन। यानी अगर आपने प्लानिंग कर रखी होगी, बोलना आपको पड़ेगा, अगर आपने तो आप क्या भी कर पाओगे? डीआरएस। डीआरएस समझ रहे हो? एंगेजमेंट टीम के ऊपर डायरेक्शन रख पाओगे, रिव्यू रख पाओगे और समझ आ रहा है आपको? यस और नो? अच्छा जी। और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कर पाओगे अपने काम की, ठीक है ना? क्या कर पाओगे? कोऑर्डिनेशन कर पाओगे। क्या आपको पॉइंट समझ आ रहे हैं? यस और नो? हाँ जी, यस और नो? देखो आज हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा है, एक बार देख लेते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करा है। पहला नाम क्या है? ऑडिट स्ट्रेटजी। यानी हमें इस चैप्टर में ऑडिट स्ट्रेटजीज पढ़नी होंगी, साथ में हमें क्या पढ़नी होगी? ऑडिट और लास्ट ऑडिट प्रोग्राम। तीन ही टॉपिक है एक तरह से देखा जाए तो। और प्लानिंग पढ़ते पढ़ते अपनी स्ट्रेटजीज वैसी कवर्ड हो जाएंगी, ठीक है? तो जरा सुनना, चैप्टर का नाम भी लर्न होना चाहिए, क्योंकि अगर चैप्टर का नाम लर्न है तो ही तो हमारे को आगे अंदर की बातें पता है। क्योंकि जो चैप्टर का नाम होता है वो समरी ऑफ द चैप्टर होता है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। समझ आ रहा है? जैसे अगर आपकी 11th 12th की बात करें तो डिमांड के चैप्टर में आपको पता था डिमांड से रिलेटेड सारे टॉपिक होंगे, इंटीग्रेशन में आपको पता था इंटीग्रेशन से रिलेटेड टॉपिक होंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको पता था होना ही नहीं, ओह मतलब पता था ना इससे रिलेटेड टॉपिक होंगे, जिसका हर क्वेश्चन को आप देखकर कहते थे मैं तो डर गई। पॉइंट समझ आया आपको? कई कह रहे हैं आंसू निकलवा दिए सर आपने तो। चलो, तो चैप्टर का नाम बताओ क्या क्या है? ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट। तीन चीजें ही पढ़नी है बस, छोटा सा चैप्टर है, तीन चीजें ही पढ़नी है, छोटा सा चैप्टर है। आज हमने ऑडिट प्लानिंग से कहानी शुरुआत करी, कह रहे हैं यार ऐसे नंबर 300 डील करता है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ऐसे नंबर कौन सा? 300। आवाज में दम नहीं है। ऐसे नंबर कौन सा? 300 डील करता है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ। पहला पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, सबसे पहली बात, प्लानिंग करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसकी है बेटा? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर ऑडिटर कह रहा है चलो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं करूंगा प्लानिंग, क्यों करूं? तो हमने कहा बेटा पापा सीडी या सीडी पापा, हमने कहा बेटा सीडी पापा, कह रहे सीडी पापा, यानी ऑडिटर अगर प्लानिंग करेगा तो उसको सीडी पापा मिलेंगे। समझ आ रहा है आपको? सी से वो अपने वर्क को क्या कर पाएगा? कोऑर्डिनेट। बोलना पड़ेगा, वो अपने वर्क को क्या कर पाएगा? यानी वो कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क कर पाएगा।
कोऑर्डिनेशन शब्द का मतलब अगर किसी को नहीं पता हो, जैसे 12th वगैरह में पढ़ा भी हुआ है, तो मैं आपको बता सकता हूं अगर किसी ने पूछना हो। नहीं पता कोऑर्डिनेशन शब्द का मतलब, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ टॉपिक जाकर आपको एक मैं बात समझा रहा हूं, आपको समझ आ जाएगी बात एक एग्जांपल से। आप जब स्कूल में प्रेयर करके क्लास की ओर जा रहे होते थे, तो आप बताओ चलते चलते कुछ बच्चे इधर हो जाते थे, उधर हो जाते थे, कुछ बच्चे कहते थे इधर चला मैं उधर, होता था यस और नो? तो मैम क्या कहती थी, बी इन क्यू, कोऑर्डिनेशन बनाकर चलो। यानी कोऑर्डिनेशन एक फोर्स का नाम है जो सबको बांध कर चलेगी, जैसे एक साथ लेकर चलेगी। कोऑर्डिनेशन एक फोर्स का नाम है जो सबको एक साथ बांध के चलती है। जैसे आपके घर में दादाजी की फोर्स, वो छड़ी जिसकी वजह से पूरी फैमिली एक साथ चलती है, नहीं तो हर फैमिली अलग अलग अपना अपना घर बसा ले। जब तक दादाजी हैं सारे एक साथ चल रहे हैं ड्यू टू दादाजी की छड़ी, वो फोर्स है उनकी। उस फोर्स से जो फोर्स सबको बांध दे और एक साथ चलने को कह दे, वो क्या होती है? कोऑर्डिनेशन। तो यहां पर अगर ऑडिटर ने प्लानिंग करी हुई है तो ऑडिटर अपने सारे काम को बांध कर एक ही तरफ लेकर चलेगा, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ। यस और नो? अब समझ आ गया बेटा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन शब्द का मतलब अब समझ आ गया। कोऑर्डिनेशन एक बाइंडिंग फोर्स है, मतलब जो बांध कर चलती है सबको एक तरफ। समझ आ रहा है आपको? आप बताओ, आपके घर में आपका नेचर अलग होगा, आपके भाई का या सिस्टर का नेचर अलग होगा, ठीक है, आपकी मम्मा का नेचर अलग होगा, लेकिन फिर भी आप चारों एज अ फैमिली एक साथ ही जाते हैं, एक साथ ही आते हैं। पिताजी ने कोऑर्डिनेट करा हुआ आपको कि अलग अलग आपका जाने का मन भी करता है, लेकिन पिताजी आपको कहते हैं जाने नहीं देंगे तुझे, इधर ही चलना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको? कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, यानी अगर ऑडिटर प्लानिंग करे तो कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क कर पाएगा। डी से अगर मैं बात करूं, डीआरएस कर पाएगा। डीआरएस समझ गए आप? डायरेक्शन, रिव्यू और सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट टीम। जो टीम ऑडिट पर गई है उन सबका डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू कर पाएगा। यस और नो? डी मतलब डीआरएस। डी बोले तो आर बोले तो, और एस बोले तो ऑफ किसका? क्योंकि आपने प्लानिंग में लिख रखा होगा कौन कौन क्या क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको डायरेक्शन देते जाओ और उनका काम देखते रहो, और सही कर रहे हैं नहीं रिव्यू करते रहो, उन पे नजर रखो। और सी डी पापा। पी से बताओ बेटा, आप पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को, वेरी गुड यार, आप पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो बताओ? आइडेंटिफाई कर पाओगे प्लस रिजॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे जयंत कह दे होना टाइमली बेसिस पर। जैसे एक बात आपको बताता हूं, आपको समझ आ जाएगी। कई बारी आपने मूवीज में देखा होगा कि विलन का जो बेटा होता है वो बहुत उत्पात मचा रहा होता है, ठीक है ना, मतलब तो फिर एंड में जब उसको पुलिस पकड़ के लेकर जा रही होती है तो हीरो की मां जाती है और जाकर एक थप्पड़ मारती है, और क्या याद आया वो सीन, और कहती है यही थप्पड़ अगर तुझे सही टाइम पर बचपन में पड़ा होता तो आज तुझे ये दिन देखना। तो यही ऑडिटर है। अगर ऑडिटर टाइमली बेसिस पे थप्पड़ लगा देगा प्रॉब्लम को, तो आगे वो प्रॉब्लम बड़ी बनेगी ही नहीं, वहीं खत्म हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको? पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो आप पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो ऑडिट के दौरान आ सकती है, आप उसे टाइमली पहचान भी लेंगे और समझ आ रहा है आपको? कई बार आप जब छोटे थे तो आपको लगता था यार हर बात पे पेरेंट्स मारते रहते हैं, ऐसे लगता था कि हम पेरेंट्स के लिए सस्पेंस अकाउंट है, जिसका कोई नहीं उसके हम था।
पॉइंट समझ आया आपको? छोटी सी गलती पे इतनी बड़ी बड़ी थप्पड़ पड़ जाते हैं, वो छोटी गलती कल को बड़ी ना हो इसलिए आपको वहीं पर ही सेटल कर दिया जाता था। यस और नो? आप तो बेटा लोग ना बेटा खाने पीने पर पलते हैं, थप्पड़ पर पले हैं। कौन? हमारा मयंक। ए से बात करते हैं। ए से क्या आ गया बताओ? एप्रोप्रिएट अटेंशन डिवोट कर पाओगे ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। यानी ए से हो गया एप्रोप्रिएट अटेंशन डिवोट कर पाओगे। किन पर? एप्रोप्रिएट अटेंशन डिवोट कर पाओगे टू द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। फिर अगला क्या आ गया? आप ऑडिट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज कर पाओगे। यस और नो? कर पाओगे ऑडिट को। तो इससे क्या होगा? कंप्लीशन ऑफ ऑडिट होगा इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इससे होगा क्या? इसका रिजल्ट क्या आएगा जब आप ऑडिट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और मैनेज करेंगे प्रॉपरली? तो बताओ इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? बताओ। कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, आपका कंप्लीशन ऑफ ऑडिट होगा कैसा? इन एन इफेक्टिव एंड और ये चीज आपको हेल्प करेगी। किस चीज में हेल्प करेगी? ऑडिट प्लानिंग आपको हेल्प करेगी सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम में। समझ रहे हैं मेरी बात? यस और नो? यानी ये चीज आपको असिस्ट करेगी, असिस्टिंग इन सिलेक्शन ऑफ व्हाट? एंगेजमेंट टीम। यानी आप अपनी एंगेजमेंट टीम मेंबर की कैपेबिलिटीज वगैरह के हिसाब से सिलेक्ट कर पाओगे। क्या आपको पॉइंट समझ आए? हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए। आप पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक भी बना सकते हैं हर चीज को। ठीक है बेटे? पक्का वाला? चलो और बातें करते हैं आपके साथ और बातें करते हैं। थर्ड पॉइंट करें आपके साथ डिस्कस। बहुत आसान है और बहुत बढ़िया है। ये पूछा जा सकता है आपसे करेक्ट इनकरेक्ट में। सुनना जरा, सुनना बेटा आराम से। कह रहे ऑडिट प्लानिंग के फायदे समझ आ गए। ऑडिट प्लानिंग ऑडिटर को करनी होती है ये पता चल गया, लेकिन ऑडिट प्लानिंग करनी किस बेसिस पर होती है ये बहुत बड़ा सवाल है। देखो ऐसा नहीं है कि हम ऑडिट प्लानिंग जाते ही स्टार्ट कर देते हैं, ना जी ना। पहले हम प्लानिंग करने से पहले हम क्या करते हैं? क्लाइंट को समझते हैं और क्लाइंट के बिजनेस को समझते हैं। यानी हम लेते हैं नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। पहले हम क्या लेते हैं? नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। 8-2 सबसे पहले हम क्या लेंगे? अब अगर हमें क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज हो जाएगी तो हम बेटर प्लानिंग कर पाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, हम ना आने वाले टाइम में एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर ना आपको 3 स्टैंडर्ड्स देखने को मिलेंगे, SA 315, 320 और 330। ठीक है? अच्छा, तो जब हम SA 315 की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं बेटा? SA नंबर 315। तो 315 क्या कहते हैं?
315 के नाम से आपको पता चल जाएगा। देखो ऐसे 315 का ये है नाम। अभी आपको सिर्फ नाम सुन लो, जब वक्त आएगा आपकी नसों में अपने आप दौड़ेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। पर अभी के लिए ऐसे 315 क्या कहता है? ऑडिटर एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझो, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कहां कहां पर फ्रॉड एंड एरर होने के चांसेस है। यानी ऑडिटर ये पता लगाता है एंटिटी को समझकर और उसके एनवायरनमेंट को समझकर। ऑडिटर एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझकर यह पता लगा सकता है कि कहां कहां पर फ्रॉड एंड एरर होने के क्या हैं चांसेस। समझ आ रहा है आपको? तो जब ऑडिटर को यह पता चल जाएगा कि कहां कहां फ्रॉड एंड एरर होने के चांसेस होंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही तो क्या करेगा? प्लानिंग। सीधी सी बात है ना? तो इसलिए, और नॉलेज कैसे लेगा वो हम चैप्टर नंबर कहां पर पढ़ेंगे? ये 3 में नॉलेज लेने के लिए पूरा क्वेश्चन है एक। ऑडिटर ये नॉलेज लेगा कैसे? ये रहा, एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझेगा कैसे? ये सब बातें जानकर, ये हम वक्त आने पर पढ़ेंगे। ऑडिटर जब ये 5 बातें जान लेगा ना, तो ऑडिटर को क्लाइंट की नॉलेज हो जाएगी, और अगर ऑडिटर को क्लाइंट की नॉलेज होगी तो वो बेटर प्लानिंग कर पाएगा। तो ये 1 मार्कर के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, और ये आपके मॉड्यूल में अभी नहीं दे रखा, पर पूछते रहे हैं। ऑडिट प्लानिंग किस बेसिस पे करी जाती है? तो आप बोलना ऑडिट प्लानिंग करी जाती है नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस के बेसिस पर। और नॉलेज ऑफ क्लाइंट कैसे ले पाओगे आप? क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज कैसे ले पाओगे? वो आपको एसे नंबर 315 बताएगा, और जब वो आएगा तो अपन आपको पढ़ाएगा। तब तक के लिए एक लाइन लिखनी है बस हमें। ऑडिट प्लान इज बेस्ड ऑन, ऑडिट प्लान इज बेस्ड ऑन, या शुड बी बेस्ड ऑन, ऑडिट प्लान शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। ऑडिटर के प्लान किस पर बेस्ड होने चाहिए? नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। पहले आप क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज ले लो, पहले आप क्लाइंट के बिजनेस की क्या ले लो? नॉलेज। तो इससे आप बेटर प्लानिंग कर पाओगे। समझ आ रहा है आपको? तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पहले मुझे ये बताओ। हाँ जी, तो अगर आ जाए आपको कि यार ऑडिटर के प्लान किस पर बेस्ड होते हैं, डैश, फिर नीचे ऑप्शन हो, तो आप फटाफट से बोल देना नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस के बेसिस पे। ठीक है बच्चे? फोर्थ पॉइंट जरा मैं आपके साथ करता हूं। आपके प्लान में क्या क्या कवरेज होनी चाहिए? आपके प्लान में क्या क्या कवरेज होनी चाहिए? ठीक है ना? इसके ऊपर मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब आपके प्लान में क्या क्या कवरेज होनी चाहिए। तो जरा सुनना, 4 चीजों की कवरेज होनी चाहिए आपके प्लान के अंदर। मतलब प्लान शुड बी मेड टू कवर, प्लान इसलिए बनाए जाएंगे ये सब तो कवर हो, और चीजें भी करो कवर, मना नहीं है, पर मिनिमम ये 4 चीजें तो आपके प्लानिंग के अंदर कवर्ड होनी चाहिए। ये 4 चीजें तो आपकी प्लानिंग के अंदर कवर्ड होनी चाहिए। पहली चीज क्या? आपकी प्लानिंग में ये चीज इंक्लूड होनी चाहिए कि आपको क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेनी है। लेकिन क्लाइंट के बिजनेस की किन किन चीजों की? क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम की, क्लाइंट की पॉलिसीज की, और इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर की। तो पहला पॉइंट समझ आ रहा है आपको? क्या समझ आ रहा है? ऑडिटर के प्लान में क्या क्या कवरेज होने चाहिए? यानी ऑडिट प्लान्स आर मेड टू कवर द फॉलोइंग, अमंग्स अदर थिंग्स तो करेंगे अपने प्लानिंग में कवर्ड, और चीजें तो प्लानिंग में कवर्ड करेंगे, पर उसके अलावा ये 4 तो करनी ही है, क्योंकि ये बात बोली है ऐसे नंबर कौन से ने? 300। बोलना पड़ेगा ऐसे नंबर कौन से ने? 300। चलो तो बताओ आप क्या लिखेंगे? ऑडिट प्लान्स
should be made to cover the following. ऑडिट प्लान में ये सब कवर होना चाहिए, ऐसे लिख लो, ऑडिट प्लान में ये सब कवर करना है। पहला क्या कवर करके चलना है आपको कि हमें नॉलेज लेनी है। हमें क्या लेनी है? नॉलेज। क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम की, पॉलिसीज की और इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स की। बोलना पड़ेगा क्या क्या? क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम की, पॉलिसीज की और, समझ आ रहा है आपको? वेरी गुड। तो यानी पहली बात, हमें एक्वायर करनी है नॉलेज अबाउट, नॉलेज ऑफ, जल्दी बताओ, क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम, उसकी पॉलिसीज क्या होती हैं, एंड जयंत एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स। समझ आ रहा है आपको? दूसरा, आपको ये भी डिसाइड करना है, दूसरी चीज आपको जो डिसाइड करनी है क्लाइंट के यहां पर, उनके इंटरनल कंट्रोल पर कितना विश्वास करना है। क्योंकि उनके इंटरनल कंट्रोल पर जितना आपका विश्वास होगा, उसी हिसाब से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग कम या ज्यादा करेंगे। अगर आपको लगता है भाई इनके इंटरनल कंट्रोल तो रोबस्ट है, एकदम बहुत बढ़िया, एक नंबर है उनके अगर इंटरनल कंट्रोल, तो आप कह रहे हो यहाँ तो भाई चोरियां हो ही नहीं सकती, तो आपने कहा भाई कम चेक कर ले, सैंपलिंग में सैंपल साइज कम कर दिया, यस और नो। और अगर आपको लगा भाई यार यहाँ के तो इंटरनल कंट्रोल एकदम बेकार है, भाई यहाँ तो बहुत फ्रॉड हुए होंगे, चेकिंग बढ़ा दो, तो यहां पर अब प्लानिंग के अंदर ये भी डिसाइड करना होगा ताकि आप और सारी चीजें भी डिसाइड कर पाए, ठीक है ना। तो इसलिए डिग्री ऑफ रिलायंस बोलना पड़ेगा, क्या? आवाज में दम नहीं है, क्या? ऑन द क्लाइंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर कितना विश्वास करना है, ये भी आपको प्लानिंग के अंदर ही डिसाइड करके रखना पड़ेगा। तो यानी प्लानिंग में हमें क्या भी कवर करके रखना पड़ेगा? डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन, बेटा इंटरनल कंट्रोल को आज से सीख लो, आईसी ही बोला करेंगे अब हम। डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन आईसी सिस्टम कितना करना है, ये भी प्लानिंग में कवर्ड होना चाहिए। आपको दो बातें समझ आ रही हैं? आपकी प्लानिंग में क्या क्या कवर होना चाहिए। आपकी प्लानिंग में यह कवर होना चाहिए कि मुझे क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की नॉलेज लेनी है। दूसरा, मुझे क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर कितना विश्वास करना है ना। थर्ड चीज, बेटा एक वर्ड होता है आंटी। सर ये तो बहुत बड़ा शब्द होता है, ये आपको ऑडिट में कम से कम नहीं तो आंटी शब्द, मतलब मैं आंटी बोलता हूं, है आंटी नहीं,
ये आंटी जैसा शब्द आपको ऑडिट में कम से कम 300 बारी तो दिखेगा ही दिखेगा, इंटर के कोर्स में 300 बारी। सर आंटी का मतलब NTE, NTE आंटी, तो आंटी में N का मतलब होगा नेचर, T का मतलब होगा टाइमिंग, E का मतलब होगा एक्सटेंट। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, जैसे आपने होगा ऐसे होता ना इना मीना डी का, इना मीना डी का, तीन नाम इकट्ठे ही आते हैं, समझ आ रहा है? ऐसे ये तीन शब्द हमेशा इकट्ठे ही आएंगे। कौन कौन? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। आण दो क्या? मैं इन्हें आंटी कहता हूं, बाकी आपने जो कहना है वो कह दो, ठीक है ना? सर आपकी आंटी तो हमारी भी आंटी, ओके, जैसे आपको गलत लगे। इधर आओ, यानी आपकी प्लानिंग में ये सब चीजें भी डिसाइड होनी चाहिए। नेचर, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाना है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर्स कई तरह के होते हैं। ऑडिट प्रोसीजर, अच्छा मैं वैसे आपसे बात करता हूं, सबूत इकट्ठा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम आगे जाकर पढ़ेंगे, कई तरह के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं। तो आपको कौन सा प्रोसीजर लगाना है ये आपको पता होना चाहिए, कब लगाना है ये पता होना चाहिए, और कितना लगाना है ये पता होना चाहिए। यानी ये सब भी बातें आपकी प्लानिंग के अंदर कवर्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। NTE, एक बार जयकार लगाओ, क्या? आवाज में दम नहीं है, जो बोले उसका टाइम क्लियर हो जाए। क्या? NTE। N मतलब नेचर, T मतलब, E मतलब, दोबारा N मतलब, T मतलब, E मतलब। नेचर का मतलब कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, कब लगाना है, कितना लगाना है, समझ आ रहा है आपको? ये सब भी आपको डिटरमाइन करना है, कब कौन सा कितना प्रोसीजर लगाना है, ये सब भी आप अपनी प्लानिंग में लिख कर रखेंगे, डिसाइड करके रखेंगे। यस और नो? यानी डिटरमाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग, शेड्यूलिंग कर देना कि भाई इस समय पर ये वाला प्रोसीजर इतनी देर के लिए ऐसे ऐसे होगा। समझ आ रहा है आपको? यानी आपको क्या करना होता है इसके अंदर, आपकी प्लानिंग में और क्या कवरेज होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग में और क्या कवरेज होनी चाहिए, जरा बताओ। डिटर्मिनेशन ऑफ क्या? NTE, मैं तो NTE लिखूंगा, आप बताओ क्या होता है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ क्या? ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म। बोलो जी बोलो, क्या आपको बातें कुछ कुछ समझ आनी स्टार्ट हुई है? आपकी प्लान में क्या क्या कवरेज होनी चाहिए, पॉइंट समझ आ रहा है आपको? आपके प्लान में क्या क्या कवर्ड होना चाहिए, क्या आपको समझ आ रहा है? बताओ क्या क्या होना चाहिए। आपको नॉलेज लेनी है किस किस की? क्लाइंट के, अकाउंटिंग सिस्टम की, पॉलिसीज की और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। और आपको यह भी डिसाइड करके रखना है, क्या डिसाइड करके रखना है? कितना विश्वास क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल पे करना है। और आपको यह भी डिसाइड करके रखना है कब कौन सा प्रोसीजर लगाना है, कितना लगाना है, कब लगाना है, कौन सा लगाना है और कितना लगाना है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट, और आपकी प्लानिंग में क्या होना चाहिए कि हमें अपने वर्क को कोऑर्डिनेट कैसे करना है। भाई अगर आप अपने वर्क को रायते की तरह फैला देंगे और आपको असेंबल करना ही नहीं आ रहा, फिर आपका ऑडिट सही ढंग से हो पाएगा? तो भाई काम को कोऑर्डिनेट करके कैसे चलना है, ये सब भी आपकी प्लानिंग में होना चाहिए। अदरवाइज आपके ऑडिट पर क्या डूल जाएगा? रायता। समझ आ रहा है आपको? और आपने यानी क्वालिटी से काम ही नहीं करा होगा, और क्वालिटी से काम नहीं करा होता तो आपके खिलाफ कंप्लेंट जाएगी आईसीआई में, फिर आईसीआई आपका पीआर रिव्यू करवाएगा, फिर पीआर रिव्यू के बाद बताएगा कि यार इसने सही ढंग से ऑडिट करा है या नहीं, फिर आप पे पनिशमेंट लगाई जाएंगे अगर नहीं करा होगा। तो इसलिए रायता ना बनने दे। चले, क्या है लास्ट? हाँ जी, बता देंगे वक्त आने पे।
डी पॉइंट, क्या? कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मुझे अपना वर्क कैसे कोऑर्डिनेट करना है टू बी परफॉर्म्ड। चलो मुझे एक बात बताओ, अभी तक जो हमने बातें करी, आज हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा है। आप सब मुझे बोलना स्टार्ट करो, फिर इसके ऊपर अभी जितने एक दो पॉइंट और कराने के बाद आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व कराऊंगा जो आते रहते हैं एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करके एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा यही आता है ये तो हम लिख देंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें, कहानी स्टार्ट करें। आज हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा है, सारे बच्चे बोलेंगे चैप्टर का नाम ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। समझ आ रहा है आपको? और इसके लिए हमारे को बेसिकली एक क्या ही पढ़ना है, स्टैंडर्ड नंबर 300। अच्छा ये कौन से वाला स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वाला, यानी SA 300 पढ़ना है। SA 300 का नाम प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारे बच्चे बोलेंगे क्या? और ऑडिट की प्लानिंग करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की प्लानिंग, ऑडिट की प्लानिंग करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की। अच्छा क्यों करे? क्योंकि इसमें कौन मिलते हैं? सीडी पापा। सीडी पापा में सी से हम अपने ऑडिट को क्या कर पाएंगे? कोऑर्डिनेट। और डी से डीआरएस, डीआरएस कर पाएंगे किसका? एंगेजमेंट टीम का। बोलो पड़ेगा, डीआरएस कर पाएंगे किसका? है ना। और पापा की बात करें तो आज आपको पापा का मतलब समझ आ गया कि आखिर पापा है क्या। घर जाके मत बोलना पापा फिर अपना रूप धारण कर लेंगे एकदम से। पापा का मतलब मैंने आपको बता दिया। बताओ पी से क्या हो गया? आप प्रॉब्लम्स को, पोटेंशियल प्रॉब्लम को टाइमली बेसिस पर आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व कर पाओगे। अच्छा ए से एप्रोप्रिएट अटेंशन दे पाओगे टू द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। फिर पी से प्रॉपरली, ऑडिट को प्रॉपरली क्या कर पाओगे? ऑर्गेनाइज एंड मैनेज। तो इससे क्या होगा? आपका ऑडिट इफेक्टिवली और एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले ए से आप असिस्टेंट, ये आपको असिस्ट करेगा, ऑडिट प्लान आपको हेल्प करेगा किस चीज में? सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम। आप उनकी कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग जो है अपनी टीम सिलेक्ट करके लेकर जा पाएंगे। समझ रहे आप मेरी बात? तो ये तो हमारे हो गए एडवांटेज। अच्छा एक रह, अच्छा ये हो गया। फिर ऑडिट प्लान किस पर बेस्ड होते हैं? नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। आवाज में दम नहीं है क्या? आवाज में दम नहीं है क्या? यानी ऑडिट प्लान बेस्ड करते हैं नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस में। कैसे हमारी प्लानिंग होगी वो क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपके प्लान के अंदर कुछ और कवर करो या ना करो, ये चार बातें समझ रहे? यानी ऑडिट प्लान की कवरेज कह रही है चार बातें रोज का काम मेरा रोज का। पहला, हमें क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज और इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज लेनी है। दूसरा, हमें यह डिसाइड करना है कि हमें इंटरनल कंट्रोल पर कितना रिलायंस करना है, कितना विश्वास करना है। दो बातें होगी। अच्छा तीसरी बात आप एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, यानी कब कौन सा प्रोसीजर लगाना है, कितना लगाना है, ये सब भी आपको डिटरमाइन होना चाहिए। और अगली बात, काम का रायता ना बन जाए, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ये सब भी आपकी प्लानिंग के अंदर कवर होना चाहिए। जैसे 2 बार ही आरटीबी में ये क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन देखो क्या है, ये देखो कह रहे क्वेश्चन आरटीबी नवंबर 19 और आरटीबी नवंबर 18 पर आया है। क्या है? प्लान शुड बी मेड टू कवर एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर। यानी प्लान के इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम कवर कर पाए किसको? क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज और इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज को। क्या ये जवाब ठीक है? तो जवाब कहेंगे यस हम बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीजें हमें क्या करनी होती है? कवर्ड। 1 2 3 4, ठीक है ना।
तो इसलिए हम कहेंगे भाई सिर्फ यही नहीं करना होता, तो ये जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। सिर्फ ये ही नहीं, हमें 3 और चीजें भी करनी पड़ती हैं। सिमिलरली एक और पॉइंट भी है, ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू एनेबल टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट मैनर एंड टाइमली मैनर, एंड प्लान शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ और एक्सप्लेन, तब भी आपका आंसर यही होगा। समझ आ रहा है आपको? यानी आपकी प्लान में क्या क्या कवरेज होनी चाहिए। अच्छा, अगला पॉइंट करते हैं। क्या आपको पॉइंट समझ आ रहे हैं बेटा? ऐसे 300 समझ आना स्टार्ट हुआ? पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर कौन सा? 5। ये क्या है? ये देखो, देखो 2 तरह की चीजें होती हैं। जैसे अब आपके पहले घर की बात करते हैं, फिर यहां की बात करते हैं। देखो 2 तरह के फैमिली के कल्चर होते हैं, 2 तरह के। एक में ये होता है कि पिताजी ने जो कह दिया पूरे घर को वही मानना है, एक ये कल्चर होता है, ठीक है। और एक कल्चर होता है भाई कोई भी चीज डिसाइड करने से पहले सारे बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं और उसके बाद फिर वो चीज बनाते हैं, रूल। समझ आ रहा है? समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहां पर भी यही कहा गया, क्या ऑडिटर जब प्लानिंग कर रहा है तो क्या उसे इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट टीम मेंबर को इन्वॉल्व करना चाहिए प्लानिंग के वक्त पर या नहीं? ये पूछा गया क्वेश्चन। आपका क्या जवाब है? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमें नए नए आइडियाज और इनपुट्स मिल जाएंगे। तो यही पॉइंट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इन प्लानिंग द ऑडिट। क्या हमें एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए? कौन से एंगेजमेंट टीम मेंबर? हर कोई नहीं आ सकता। अरे इंपॉर्टेंट को बुलाएंगे, हर कोई आ जाए, मैं भी बोलूंगा इसमें, हम नहीं बोलने देंगे भाई। पॉइंट समझ रहे हैं? हम नहीं बोलने देंगे भाई इंपॉर्टेंट, ताकि वो वैलिड इनपुट तो डाल पाए। जिसको खुद ही नहीं पता वो क्या करेगा प्लानिंग पे आकर? तो यही बात है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्या इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर करनी चाहिए या नहीं, तो जवाब क्या आता है? जी हां, आपको ये सब करना चाहिए। इससे होगा क्या? बताओ बेटा। हमारी प्लानिंग का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हमारी अपने एक्सपीरियंस हमारे को देंगे, अपने आइडियाज हमें देंगे। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? यस और नो? ठीक है जी। तो एक हेडिंग बनाएंगे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ। 5th पॉइंट बना लो, या हेडिंग वाइज बना रहे हैं, जो बच्चे हेडिंग वाइज बना रहे हैं वो हेडिंग वाइज बना लो, और जो पॉइंट वाइज बना रहे हैं पॉइंट वाइज बना लो। गल इको ही हैगी है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। Involvement of key engagement team members in planning the audit। आपसे पूछ रहे हैं करनी चाहिए या नहीं? ऐसे ही आप लिखेंगे। अच्छा, एंगेजमेंट मतलब जो आपको काम मिला है, उस काम पर जो आपकी पूरी टीम जा रही है, उनमें जो लोग हैं उन्हें हमें प्लानिंग करते वक्त इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं, ये है अब सवाल। हेलो, क्वेश्चन समझ रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? ऑडिट की प्लानिंग करते वक्त भाई की मतलब इंपॉर्टेंट टीम मेंबर्स को बिठाना चाहिए या नहीं बिठाना चाहिए, और उनकी बातें सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, ये डिसाइड करने की यहां पर बात आ चुकी है। समझ आ रहा है आपको?
तो आओ जरा, तो जवाब क्या आ रहा है? बिल्कुल इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि बताओ क्या होता है? क्योंकि 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 वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि क्लाइंट पर ऐसा ऐसा हो सकता है। देखो कुछ होते हैं ना, मैं तो किसी की नहीं सुनता, मैं तो भाई अपने दिमाग से जलता हूं। भाई तेरा दिमाग एक लिमिटेड है, 2 बंदों का दिमाग मिलकर और ज्यादा सही हो जाता है, 3 मिल गए तो और ज्यादा, बस उससे ज्यादा करोगे तो फिर रहता। समझ आ रहा है आपको? तो बिल्कुल इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और आप बताओ बेटा, और आप एज एन ऑडिटर बेटर प्लानिंग कर पाएंगे। यस और नो? आप एज एन ऑडिटर फिर बेटर प्लानिंग कर पाएंगे, और हम चाहते भी तो यही है, हमारे प्लान्स हमेशा बेटर हो। अब एक सवाल और है, ये सारे अभी मैंने आपके साथ 1 मार्कर या 2 मार्कर ये डिस्कस करें, अभी कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं स्टार्ट करा, ठीक है? बेनिफिट्स के अलावा, बेनिफिट्स आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है? ये देखो बेनिफिट्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में बच्चे। ये देखो, एडिक्वेट प्लानिंग के बेनिफिट्स बताओ, तो आप लिख देना क्या? CD पापा, या फिर सूर्य और चांद, ठीक है ना? सूर्य और कौन? चांद। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और प्रोडक्शन करते हैं मिसलेनियस इलेक्ट्रिकल गुड्स। त्रिलोचन एंड कंपनी हैज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर टू कैरी आउट इट ऑडिट, एंड ऑडिटर थिंक्स दैट प्लानिंग एंड ऑडिट वुड इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी फॉर एंगेजमेंट एंड डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान, एंड ऑल्सो एडिक्वेट प्लानिंग बेनिफिट्स the audit of financial statement in several ways. Analyze and advise explaining the benefit of adequate planning. Planning के क्या क्या फायदे होंगे बता देना, बता दोगे ना पापा? CD या CD पापा, जो भी आप याद कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, क्वेश्चन की टेंशन ना लो। देखो मैं आपको एक बात साफ रूप से स्पष्ट कर दूं, अगर आप ऑडिट में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो जो मैं आपको क्लास में नोट्स लिखवा रहा हूं उसके कीवर्ड्स आपके माइंड में होने चाहिए। बाकी आप अपनी ओन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड्स आपको रखने पड़ेंगे। समझ आ रहा है आपको? कीवर्ड्स आपको बेटा माइंड में रखने पड़ेंगे अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूं एग्जामिनेशन से कम आपकी आएगी नहीं अगर आपने ये सब करा तो। समझ आ रहा है आपको? पूरी ओन लैंग्वेज में नहीं लिखने आंसर। कई बच्चे कहते हैं ना, अरे मैं तो बना के लिख लेता हूं, तो अभी तू बना, फिर एग्जामिनर तुझे बनाएगा। अब वो क्या, वो आप खुद फिल करते रहो। समझ आ रहा है? पूरी ऑन लैंग्वेज नहीं चलेगी, आपको इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है जी? तो आपने देखो प्लान शुड कवर वाले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, प्लानिंग के बेनिफिट्स वाले कवर कर लिए। अब मैं आपसे एक और बात पूछने जा रहा हूं, क्या जो आपकी ऑडिट प्लानिंग है, सुनना जी, क्या जो आपकी ऑडिट प्लानिंग है एज एन ऑडिटर, आपने प्लान रेडी कर लिया? क्या ये प्लानिंग के बारे में आपको क्लाइंट की मैनेजमेंट को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? ये पहला सवाल है, ये पहला सवाल है। ठीक है, तो आप बताओ बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? ऑडिट की प्लानिंग क्या है, क्या आपको बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? ICAI कह रहा बता दो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, वो प्लानिंग आप डिस्कस कर लो, मैनेजमेंट से करना चाहते हो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन किसी भी तरीके से ऑडिट का काम कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए।
प्लानिंग बतानी है बता दो, हम मना नहीं कर रहे आपको। ये देखो कह रहे ऑडिटर मे डिसाइड, आईसीआई ऑडिटर को क्या दे रहा है? पावर। तूने करना है तो कर ले। डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद द एंटिटी मैनेजमेंट, ठीक है ना, टू फैसिलिटेट। व्हाट इज फैसिलिटेट? हेल्प। कह रहे तूने डिस्कस करने एलिमेंट्स तो कर ले प्लानिंग के, किसके साथ? क्लाइंट की, मैनेजमेंट के साथ। हम मना नहीं कर रहे, पर किस लिए कर ले? ताकि तुझे ऑडिट को कंडक्ट और मैनेज करने में हेल्प हो। समझ आ रहा है? लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यात्री कृपया ध्यान दे, क्या किसी भी तरीके से जो मैटर आपने डिस्कस करे हैं उससे ऑडिट की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। कर ले डिस्कस, मना नहीं कर रहे हम, पर ऑडिट की इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, क्वालिटी डाउन नहीं होनी चाहिए तेरी बात करने की वजह से। तुम किस लिए बात करोगे कि यार मुझे ये फैसिलिटी चाहिए होगी, यार मुझे ऑडिट करते वक्त ये काम पड़ेंगे आपको, तो मैं पहले ही बताकर चल रहा हूं। बता दे, पर एक बात का ध्यान रखियो, ऑडिट की क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या आपको समझ आ गया? डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद एंटिटीज मैनेजमेंट, बोलना पड़ेगा क्या? डिस्कशन ऑफ क्या? एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्या? प्लानिंग विद किसके साथ? एंटिटीज मैनेजमेंट। तो आप क्या लिखोगे? मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो एक बारी। मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो एक बारी। ऑडिटर चाहे तो एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, ऑडिटर चाहे तो एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकता है, पर इस बात का ध्यान रखे, कि ऑडिट की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ऑडिट की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। पर इस बात का ध्यान रखें, ऑडिट की इफेक्टिवनेस क्या नहीं होनी चाहिए? बताओ, कम नहीं होनी चाहिए। यस और नो? चलें एक बात करें आपके साथ। चलो, अभी तक की मेरे ख्याल से आपने 6 बातें सीख ली हैं मेरे साथ। अब अगली बातों पर जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ वर्ड्स डिस्कस करना चाह रहा हूं जो आप रजिस्टर के पीछे लिखेंगे। कुछ वर्ड्स पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं जो आप कहां पर लिखेंगे? बैक साइड पर आप लिस्ट बना रहे थे ना ज्ञान की बातें। अच्छा, तो उसमें एक बात तो पहले आप लिख लो, फिर मैं आपके साथ और वर्ड्स डिस्कस करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। 14th वर्ड आपने एनटीई की फुल फॉर्म लिख लेनी है। 14th वर्ड कौन सा प्रोसीजर, कब और कितना प्रोसीजर, ये लिख लो। एनटीई की फुल फॉर्म लिख लो। ये आंटी आपको कम से कम नहीं तो 200-300 बारी दर्शन देगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। दर्शन आंटी है, दर्शन आंटी। हाँ जी, चलो
आज मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करता हूं, एक एग्जाम्पल करूंगा। आप सारे बच्चे एग्जाम्पल को ढंग से सुनना, आप एक एग्जाम्पल को ढंग से सुनना, आपको बहुत सारे कीवर्ड्स के मीनिंग पता चल जाएंगे आज एक एग्जाम्पल से। जरा सुनना। चले, लेट्स सपोज एक कंपनी है, ये एग्जाम्पल भी आप लिखेंगे क्योंकि इससे ही आपको सारे वर्ड्स अगली बार याद आएंगे। एक कंपनी है ब्राउन रंग, एक कंपनी है ब्राउन रंग लिमिटेड, ठीक है जी। अब इनका ऑडिट करने के लिए एक सीए फर्म को बोला गया। इनका ऑडिट करने के लिए एक सीए फर्म को बोला गया और सीए फर्म का नाम है माफिया मुंडीर। माफिया मुंडीर एंड कंपनी। समझ आ रहा है आपको? अच्छा जी, यस और नो? ये इनका ऑडिट करने जाएंगे तो भाई जिस सीए फर्म को ऑडिट मिला है, हेलो, जिस सीए फर्म को ऑडिट मिला है उसको हम कहेंगे प्रैक्टिसिंग यूनिट। जयकारा लगाओ, क्या कहेंगे? तो आज मैं आपको एक शब्द जोड़ दिया जिसे हम कहते हैं ना, इस सीए फर्म को ऑडिट मिला है, तो आप क्या कहोगे? इस प्रैक्टिसिंग यूनिट को ऑडिट मिला है। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? अच्छा, अब ऑडिट एंगेजमेंट मिला है ना बेसिकली आपको, यहां का ऑडिट वाला काम मिला, यानी ऑडिट कर कर आपको ओपिनियन देना है। यस और नो? और बताओ, ब्राउन रंग लिमिटेड को हम क्या कहेंगे? क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इस क्लाइंट का हमें ऑडिट करना है। क्या आपको दो शब्द समझ आ रहे हैं? अच्छा, अब और जरा बातें जरा सुनना। इस माफिया मुंडीर वाली जो सीए फर्म है, इसमें एक सीए है योयो, ठीक है? अच्छा चलो, योयो हनी सिंह, ठीक है। अच्छा, एक और सीए हैं लिल गोलू, अच्छा उनको भी बुला लेते हैं, इशू बॉय, ठीक है। अच्छा, और एक और भी है, लेट्स सपोज RAFTAAR, ठीक है ना? ये 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। तारा भाई जोगिंदर कह रहे, वो भी लिख लो, इधर आओ। चलो जी, अच्छा, इस सीए फर्म में इन्होंने कुछ मैनेजर्स भी रखे हुए हैं। इस सीए फर्म में इनके कुछ मैनेज करने वाले एम्प्लॉयज भी हैं, ऑडिट स्टाफ भी है ना, स्टाफ भी तो रखना पड़ेगा, सारा काम सीए थोड़ा ना करते हैं। तो बताओ, ये जो स्टाफ रखा हुआ है, यानी जो मैनेजर्स रखे हुए हैं, मैनेजर्स कह लो, ऑडिट स्टाफ कह लो। लेट्स सपोज ये हो गया जो आप बोल रहे थे लिल गोलू, ठीक है जी। और ये इक्का, चलो इक्का हो गया। और एक इनका वो है मेन, चलो जानी, अरे वैसे ही बोलते हैं, जानी के सॉन्ग्स नहीं सुनते क्या? सारे उसी के सॉन्ग सुनते हो आप, जो सारे वही लिखता है आजकल। चलो बी प्राक कर लेते हैं, मुझे तो समझ आना ही है बेसिकली एक कॉन्सेप्ट। एक सीए फर्म है, सीए फर्म के अंदर 3 सीए हैं, आपस में पार्टनर हैं, ठीक है। और इनका कोई ऑडिटिंग स्टाफ है और इनकी फर्म में ढोलू बोलू भी हैं। ढोलू बोलू समझ गए आप?
नहीं 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 नहीं, डोलू बोलू यहाँ बोलिए। तो फिर मैं आपको, अच्छा डोलू बोलू उनको नाम दिया तो लल्लू पल्लू जो आप बनेंगे फ्यूचर में, मतलब क्या, आर्टिकल्स जो ये बोलते हैं क्या यही जीवन है। यानी ये हमारी पूरी सीए फॉर्म है, ठीक है ना। अब जरा सुनना, अब जरा सुनना बच्चे, क्लाइंट पर तीनों सीए थोड़ना जाएंगे, क्लाइंट पर तीनों सीए थोड़ना जाएंगे। इन तीनों में से एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस क्लाइंट की, इन तीनों में से इस एक पार्टनर को क्या लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस बात की, कि भैया इस क्लाइंट का ऑडिट मैं देखूंगा, मैं इस क्लाइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। यानी समझ रहे हो मेरी बात, इधर ध्यान देंगे। जिस क्लाइंट के लिए जो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हो रहा है उसको कहते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। क्या कहते हैं उसे, यानी लेट सपोज ये कह रहा है इस क्लाइंट के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, इस क्लाइंट के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। समझ आ रहा है आपको। तो इनको मैं क्या नाम दूं, एंगेजमेंट पार्टनर। क्या नाम दूं, समझ आ गया। एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है, फर्म का वो पार्टनर जो उस ऑडिट वाले काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उस पर रिपोर्ट बना कर देगा। क्या आपको पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने आपके साथ ना 2-3 शब्द यूज करे हैं, जरा सुनो। मैंने आपके साथ 2-3 शब्द यूज करे हैं। जिसका हम ऑडिट करने जाएंगे वो हमारी क्या होगी, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, और जिस फर्म को ऑडिट मिलेगा वो प्रैक्टिसिंग यूनिट। आन दो वो, मजा नहीं आ रहा वो। और प्रैक्टिसिंग यूनिट का जो पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उस क्लाइंट की, और इस क्लाइंट पर बताओ कौन कौन जा रहे हैं, बताओ कौन कौन जा रहे हैं। देखो हम कह रहे हैं इस क्लाइंट पर योयो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में लिल गोलू प्लस बी प्राक ये भी जाएंगे, और लल्लू पल्लू में से पल्लू को ले चलते हैं, लल्लू फर्म में रहेगा। अब बताओ बेटा, ये चारों इस क्लाइंट पर जाएंगे, ये होगी एंगेजमेंट टीम। ये हमारी क्या होगी, एंगेजमेंट टीम, जो इस क्लाइंट पर जाएगी। यस और नो, आवाज में दम नहीं है, यस और नो। अच्छा, हमें ऐसा भी हो सकता है, अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर हम केजीएफ का ऑडिट करने जा रहे हैं। केजीएफ समझ गए, गोल्ड माइन, यस और नो। अब गोल्ड माइन में कितना गोल्ड एक्सट्रैक्ट हो सकता है ये हमें तो नॉलेज नहीं है, तो हम कई बारी एक्सपर्ट को, इंजीनियर को बुलाकर लेके जाते हैं। तो हम इंजीनियर को कहते हैं भाई तू भी चल ले यार, हमारे साथ चल यार, बताइए जरा वहां, क्योंकि हेलो इधर आओ, बहुत बढ़िया बात आपके साथ है। अगर आपको याद हो डेप्रिसिएशन के कई मेथड होते थे, उनमें से एक मेथड होता है डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन मेथड में आप डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम करते थे, अमाउंट एक्सट्रैक्टेड अपॉन में टोटल एस्टिमेटेड एक्सट्रैक्शन इनटू में जो कॉस्ट ऑफ लीज। कई कह रहे इतना नहीं आता, क्या बातें कर रहे हो। डिप्लीशन मेथड होता था। अच्छा, आईसीआई क्या कहता है, डेप्रिसिएशन उस रेशो में लगाओ जिस रेशो में एसेट से बेनिफिट आ रहे हैं। ये पता है ना बात। आईसीएआई क्या कहता है, जरा सुनो, आईसीएआई क्या कहता है, एसेट पर डेप्रिसिएशन उस रेशो पे लगाओ जिस रेशो पर एसेट से क्या आ रहे हैं, बेनिफिट्स आ रहे हैं। पहला पॉइंट समझ आ गया आपको। तो एसएलएम मेथड ये मानता है हर साल सेम बेनिफिट आ रहे हैं तो सेम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डब्ल्यूडीबी मेथड ये मानता है कि एसेट में पहले साल ज्यादा बेनिफिट आएंगे, अगले साल उससे कम होंगे, अगले साल उससे भी कम होंगे। तो यानी जितना जितना बेनिफिट कम होता जा रहा है उस हिसाब से हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी क्या करते आ रहे हैं, कम, उसी रेशियो में लगा रहे हैं। सिमिलरली एक डिप्लीशन मेथड होता था, यार हमने ना एक माइन ले ली किराए पर 20 साल के लिए, अब 20 साल तक जितना भी गोल्ड इसमें से निकलेगा वो हमारा होगा।
समझ आ रहा है? तो माइंस लीज पर ली जाती है। तो अब बता दिया हमने टोटल इतना माइन में से इतना गोल्ड निकल पाएगा, तो ये आपका होगा टोटल बेनिफिट। उनमें से जितना बेनिफिट आप निकालते जा रहे हो उतना उतना उस साल का क्या क्लेम करते रहो, डेप्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने कहा यार 2 क्विंटल गोल्ड निकल जाएगा इसमें से, तो 2 क्विंटल गोल्ड के लिए आपने 20 लाख 20 लाख तो बहुत कम हो गए, 20 करोड़ रुपए दिए एक एग्जांपल के तौर पर। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ लीज। मैं बेटा थोड़ी सी अकाउंट्स आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूं, यहां पर हमारी रेलेवेंस नहीं है, पर आपको चीजें समझ आएगी। तो यार इस माइन में से ये जो खान है, जो हमने बहुत बड़ी खान ली है जिसमें से हमें एक्सट्रैक्शन करनी है, अगर फुकरे 3 देखिए तो डायमंड नहीं एक्सट्रैक्ट हो रहे होते, समझ गए आप बात? अच्छा कई तो सीए कर रहे हैं ना बेटा, वो नहीं देखते, वो कह रहे एक बार सीए बन तो जाएं फिर बताएंगे आपको कितनी मूवीज देखते हैं। चलो तब बता देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो इस माइन में टोटल 2 क्विंटल निकल सकता था, आपने इस बार ही उनमें से कुछ जितना भी निकाला, तो ये 2 क्विंटल के लिए 20 करोड़, तो 1 क्विंटल के लिए ये आ गया 20/2। अब जितना आप एक्सट्रैक्ट करते जाओगे मल्टीप्लाई करते जाओगे यूनिटरी मेथड, तो ये फॉर्मूला होता है। तो भाई कितना इस माइन में गोल्ड होगा उसके लिए हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम साथ में एक्सपर्ट को भी ले जाते हैं। तो एंगेजमेंट टीम के अंदर कौन भी आ गया, यानी जो हमारे टीम मेंबर गए हैं प्लस एंगेजमेंट पार्टनर और उसके साथ मैनेजर्स, एंगेजमेंट पार्टनर और उसके बाद मैनेजर्स यानी ऑडिट स्टाफ और लल्लू पल्लू जो जो गए हैं प्लस एक्सपर्ट, इन सबको अगर मैं मिला दूं तो मैं कहूंगा ये क्या है। बड़ी देर से ना शब्द आ रहा था एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट टीम। अब आपको समझ आएगा एंगेजमेंट टीम कैसे सिलेक्ट करनी है। प्लानिंग में ये सब डिसाइड करना है भैया, ऑडिट पर कौन सा पार्टनर जाएगा, उसके साथ कौन कौन बंदे जाएंगे, क्या एक्सपर्ट भी जाएगा या नहीं जाएगा। प्लानिंग में आप ये सब डिसाइड करके रखेंगे। ये सब शब्द समझ आ गए आपको? क्या आप सबने एग्जाम्पल नोट करे हैं? चलो आओ इनकी डेफिनेशंस आपको लिखवा देते हैं। लिखोगे? लिखनी ही है, लिखनी ही है, अभी नहीं तो आगे हमारे कोर्स का पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लिखनी ही है। चलो जी, सबसे पहले एंगेजमेंट पार्टनर की डेफिनेशन लिखो। कौन सा पॉइंट बनेगा आपका? 15 हाँ 15 ही बनेगा ना। 15 का ए कर लो एंगेजमेंट पार्टनर। बेटा 15 का ए पॉइंट कर लो क्या? एंगेजमेंट पार्टनर। अच्छा आपके हिसाब से एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? बोलो ना बेटा, एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? यार फॉर्म में तो एक से ज्यादा ऑडिटर है, एक से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? तो एंगेजमेंट पार्टनर की देखो, कह रहे द पार्टनर या फिर कोई अदर पर्सन इन द फर्म हु इज अ मेंबर ऑफ आईसीआई and is in full time practice and is responsible for the engagement and its performance and for the report that is issued on behalf of firm। समझ आ रहा है? तो आप ये ऐसे लिखो, अभी के लिए ऐसे लिखो। क्या लिखोगे? द पार्टनर हु इज, लिखो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो लिखो। एंगेजमेंट पार्टनर कौन होगा? द पार्टनर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगेजमेंट, the partner who is responsible for the engagement and its performance, the partner who is responsible for the engagement, the partner who is responsible for the engagement, engagement मतलब समझ गए ऑडिट वाला काम, and its performance and for the report that is issued on behalf of firm। जिसका काम क्या है भैया? ऑडिट की सारी जिम्मेदारी तेरे पर है और रिपोर्ट भी तुझे ही बनाकर देनी है। समझ आ गया आपको?
क्या आपको एंगेजमेंट पार्टनर समझ आ गया? यस और नो? आवाज में दम नहीं है, यस या नो? ठीक है जी, तो एंगेजमेंट पार्टनर का मतलब आपको समझ आ चुका है। लिख लिया बेटा सभी बच्चों ने? अच्छा, एंगेजमेंट टीम का मतलब कर लेते हैं। ऑल पर्सोनल परफॉर्मिंग एन एंगेजमेंट, समझ गए? ऑल पर्सोनल यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट की प्रैक्टिसिंग यूनिट, प्रैक्टिसिंग यूनिट के जितने भी लोग जा रहे हैं उस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने, इंक्लूडिंग इसमें क्या भी आ जाते हैं, एनी एक्सपर्ट कॉन्ट्रैक्टेड बाय द फर्म इन कनेक्शन विद दैट एंगेजमेंट। भाई हमें यहां पर इंजीनियर की भी जरूरत पड़ेगी, समझ आ गया आपको? तो इसमें एक्सपर्ट भी आ जाते हैं। इसको बी लिखेंगे ना आप, है ना? बी लिख रहे हैं ना इसको, एंगेजमेंट टीम को। एंगेजमेंट टीम किसे कहेंगे, समझ आ गया ना आपको? बी लिखेंगे इसको, 15th का बी हो गया ये। ऑल पर्सोनल, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग एंगेजमेंट पार्टनर और एक्सपर्ट, जो उस टीम, उस एंगेजमेंट को, उस काम को परफॉर्म करने जा रहे हैं, समझ आ रहा है आपको? वो सब होते हैं क्या, एंगेजमेंट टीम। बोलो जी बोलो, समझ आया कुछ या नहीं आया? यस और नो? नोटिंग डन है यहां तक की? चलो अब वापस कुछ वर्ड्स के मीनिंग बताते हैं, आपको समझ आ चुके हैं, ठीक है ना? आज आपने 3 वर्ड सीखे। आंटी, आंटी सीखा। आंटी का मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड, मतलब कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, कब लगाना है और कितना लगाना है, ये समझ आ गया? अच्छा, ऑडिट करने वाली, ऑडिट जिसका हम करने जाएंगे वो हमारी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन होगी। जिसका हम ऑडिट करने जाएंगे वो हमारी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, पहला पॉइंट। और जो ऑडिट करने का काम जिस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है वो प्रैक्टिसिंग यूनिट। और आपको एक बात और बता दूं, ये जो प्रैक्टिसिंग यूनिट होगी, आपने भी लिखनी है तो लिख लो, ये प्रैक्टिसिंग यूनिट या तो क्या होगी, सोल प्रोप्राइटर फर्म, या फिर क्या, पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि बताओ बेटा, ऑडिट वाले काम करने के लिए किसको अलाउड करा हुआ है? या तो एक सोल प्रोप्राइटर सीए प्लस सीओपी ऑडिट कर सकता है, या फिर क्या, या फिर पार्टनरशिप फर्म। और जब मैं पार्टनरशिप फर्म बोलता हूं तो फर्म इंक्लूडिंग क्या भी, जिन्होंने कंपनी लॉ में ऑडिट एंड ऑडिटर का चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको तो ये बात पता भी है कि कौन कौन कर सकते हैं, इंडिया में ऑडिट कौन कौन कर सकते हैं, आपने पढ़ा भी हुआ है सेक्शन 141 में, है ना? समझ आ गया ना आपको? तो आ जाओ जरा, अब मैं आपके साथ, चलो पॉइंट नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, और आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। पॉइंट नंबर 7 हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग या फिर प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है? आप इसका नाम लिख सकते हैं क्या, एलिमेंट्स ऑफ व्हाट, प्लानिंग, या फिर आप इसका नाम क्या लिख सकते हैं, चलो ऐसे कह दो, प्लानिंग प्रोसेस। अच्छा, अगर मैं बात आपके साथ करूं
तो जरा सुनने वाली बातें यहां पर है बेटा, इसके 2 ही एलिमेंट है। इसके कितने एलिमेंट्स है बेटा? 2। और मैं आपको बता दूं अगली क्लास के एंड तक यही चलते रहेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही नहीं अगली क्लास तक चलते रहेंगे। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो वो 2 पेजेस पे बनाना है वो बना लो, चार्ट बनाना है तो चार्ट की फॉर्म में बना लो, अगर चार्ट नहीं बनाना तो मैं पॉइंट वाइज लिखवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट बनवाना है ना, क्योंकि पॉइंट वाइज तो बुक में भी लिखा होता है, यस और नो। तो आप 2 पेजेस यूज कर सकते हैं मेरे लिए, देख लो, फिर बाद में ये मत कहना 1 पेज वेस्ट करा दिया, फीस में से काट लेते हैं। नहीं बेटा, बर्दाश्त नहीं होगा बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसकी फीस बर्दाश्त नहीं होती। चलो आओ, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में बांट सकते हैं। आप इसको कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं? 2। तो मैं तो आपको कहूंगा 2 पेजेस हो गए। एक बार रजिस्टर दिखा मैं। अच्छा जरा, तो आप ऐसे बना लो ना, यहां पर लिख लो, याद आ गया, यहां लिख लेना आप, है ना? हाँ चलो, आप यहां पर लिख लो, बीच में हेडिंग 2 पार्ट में कर दो, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसमें जो दूसरा वाला स्टेप है वो थोड़ा ज्यादा ब्रॉड है, तो आपको फर्स्ट को थोड़ा कम लेकर चलना पड़ेगा। जैसे होता है ना, मैंने आपको याद होगा SQC और SA वाला जो जब चार्ट बनाया था, तो मैंने बोलता यार 70% एरिया वो ले जाएगा, तो मैं अभी बता दूंगा आपको ताकि समझ आ जाए। लेकिन आपको यह पता चल गया कि 2 पेज पे बनाएंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा, और आप सब फायदों के लिए तो आए हो, अपने फायदों के लिए, और मैं अपने, रिश्ता वही, बात नहीं। पहला, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। मैं आपको वैसे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, जो ये 2 पेजेस में चार्ट बनेगा, ये फर्स्ट पार्ट 40% ऑफ द एरिया ले लेगा और ये 60% ऑफ द एरिया लेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? 40% ऑफ द एरिया ये ले लेगा, 60% ऑफ द एरिया ये लिख लेगा। लेकिन मैं ये 40% 60% हटा रहा हूं, क्यों? क्योंकि फिर आप बाद में ना, आप ईशान अवस्थी बने होते हैं घर पे रिवीजन करते वक्त, आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहा है। 40% मतलब इसके 40% चांसेस होंगे आने के, ये मेरे से कनेक्टेड है और लवली सर से कनेक्टेड है। फिर आपको फुकरे वाली मूवी वाला आ जाएगा माइंड में, फिर कुछ आइडिया बनाओगे और कुछ कॉम्बिनेशन हनी होगा आपके अंदर, एक समझ आ रहा है हनी भाई, और वो फिर अलग ही आइडिया निकाल के बता देगा, अच्छा इसलिए है। तो इससे बढ़िया है, और एंड में आप 3 बना के निकल जाएंगे, तारे जमीन पर। तो मैं हटा रहा हूं, आपको बस इसलिए बताया कि 40% एरिया इसमें कंज्यूम होगा और 60% ऑफ द एरिया इस तरफ होगा। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, अभी पहले 2 मिनट नोटिंग नहीं करेंगे, पहले आप नोटिंग नहीं करेंगे, पहले एक बात मुझसे सुनेंगे। प्लानिंग करने से पहले भी ऑडिटर को 3 बातें देखनी होती हैं, 220, 220, 210, 220, 220, 210, 220, 210, 210। कंडक्टर वाली फीलिंग आई है। अरे ITO मेट्रो में, सॉरी मेट्रो आज तो बताओ, मुझे बताओ, ये भी सिर्फ समझने के लिए, अभी कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, चार्ट में प्रॉपर नोटिंग करवाएंगे आपको, बढ़िया मजेदार। कह रहे प्लानिंग एक प्रोसेस है और प्लानिंग के अंदर 2 स्टेप लगेंगे। पहले स्टेप का नाम है बेटा प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। एक बार जयकार लगाओ, क्या भाई? ऑडिट स्टार्ट करने से पहले के काम को कहते हैं प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने बहुत ज्यादा, कंपनी बनाने से पहले के खर्चे। लॉ वाले बच्चों को आज मैं कुछ और प्रीलिमिनरी में एक और ज्ञान भी ऐड करूंगा, और जो पढ़ चुके हैं ग्रुप 1 वो उन्होंने सुने भी होंगे प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। जो पढ़ चुके हैं, जो लॉ पढ़ चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, नहीं पढ़ी तो उनको आज हो जाएगा हमारे वाले बच्चों। तो जरा सुन रहे हो, यानी कंपनी बनने से पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं प्रीलिमिनरी। ऐसे ही
एंगेजमेंट यानी जो ऑडिट वाला काम है उसकी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आप 3 चीजें देखते हैं, 220, 220, 210, 220, 220, 210, 220, 220, ठीक है जी। देखो जी, ये पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपके साथ ज्ञान की बातों पे फिर आऊंगा। आज देखिए, अब मैं आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं ताकि आपको पॉइंट समझ भी आए। देखो बेटा, ऑडिट ना 2 तरह के होते हैं। सुनना बच्चे, ये वर्डिंग अगर आपको पता होगी, ये वर्डिंग अगर आपको पता होगी तो आपके लिए जीवन बहुत आसान हो जाएगा। ये देखो, मैंने तभी एक लिस्ट बनवा दी कि ये डिक्शनरी बनती जा रही है, इस वर्ड का ये मीनिंग होता है। बेटा, एक होता है इनिशियल ऑडिट, ठीक है, और एक होता है रेकरिंग ऑडिट। एक होता है बच्चे इनिशियल ऑडिट और एक अपना होता है रेकरिंग ऑडिट। अच्छा, हम रेकरिंग ऑडिट को रिपीटेटिव ऑडिट भी कहते हैं। पहले एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको समझ आ जाएगा। फिर मैं आपको यहां पर नीचे हिंदी में 2 चीजें लिखवा दूंगा, क्योंकि ये चीजें डिफाइन नहीं है कहीं पर, ये कॉन्सेप्ट से निकली हुई चीजें हैं। सुनना, अभी रुक जाओ। लेट सपोज ये है सीए मयंक, ये है सीए मयंक, ठीक है, और एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अगर आप समझेंगे 2 मिनट लगेंगे और मजा आ जाएगा आपको, टॉपिक समझने में इतनी अच्छी क्लैरिटी आएगी ना, आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप 2 मिनट में आंसर दे देंगे उसका। इसका आंसर ये, सुनो, एबीसी लिमिटेड ईयर 2000 में बनी थी, आज है 2023, ठीक है। तो अभी तक लेट सपोज इनके कोई भी ऑडिटर रहे थे और मयंक बना था चार्टर्ड अकाउंटेंट 2010 में, ठीक है ना। चलो, अब आज 2023 है। देखो जी, सुनना, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। यार, इस दौरान सीए मयंक कई ऑडिट कर चुका है, मतलब कई क्लाइंट्स के ऑडिट कर चुका है, ठीक है। और 2000 से लेकर 2023 तक भी इस क्लाइंट के भी अलग अलग सीए ने ऑडिट करा है इतने 23 साल में, है ना। पर अब मयंक इसका ऑडिट करने जा रहे हैं, पर अब मयंक ऑडिट करने जा रहा है। मयंक इस कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है। अब सुनने वाली बात है, क्या ये मयंक के जीवन का पहला ऑडिट है? क्या ये मयंक के जीवन का पहला ऑडिट है? क्या ये इस कंपनी का पहली बारी ऑडिट हो रहा है? नहीं, लेकिन इस क्लाइंट पर मयंक का पहला ईयर है। इस क्लाइंट पर मयंक का ये पहला ईयर है। इसको कहेंगे इनिशियल ऑडिट। इनिशियल ऑडिट का मतलब ये नहीं समझ लेना कि सीए की जिंदगी का पहला ऑडिट, ना जी ना। कंपनी का पहली बारी ऑडिट हो रहा है, ना जी ना। इनिशियल ऑडिट का मतलब है पहली बारी जब आप मतलब फर्स्ट ईयर, किसी का पहले साल आपको ऑडिट मिला, अभी अभी ऑडिट का काम जब आपको मिलता है, अभी अभी जब ऑडिट का काम आपको मिलता है तो उसको मैं इनिशियल ऑडिट का नाम दे देता हूं। उसको मैं इनिशियल ऑडिट का मतलब कभी भी ये मत मान लेना कि कंपनी का फर्स्ट ईयर ऑडिट मतलब कंपनी पहली बारी ऑडिट करा रही है या ये सीए पहली बारी ऑडिट करा, नहीं, एक काफी बारी ऑडिट कर चुके हैं, दोनों एक्सपीरियंस्ड है। पर इस क्लाइंट का ऑडिट पहली बारी करने जा रहा है। नया क्लाइंट मिलना ना, जब सीए को नया क्लाइंट मिलता है तो वो कहता है यार मेरा ये इनिशियल ऑडिट है इस क्लाइंट पर। समझ आ रहा है इनिशियल ऑडिट?
अब बताओ बेटा, मयंक ने 2023-24 का जब ऑडिट मयंक को मिला, 2023-24 का जब ऑडिट मिला, तो इसको मैं क्या नाम दूं? और 2024-25 पर मयंक से ही ऑडिट करवा रहे हैं, तो ये इसका हो गया रिपीटेटिव ऑडिट। ये इसका क्या हो गया? आवाज में दम नहीं है। ये इसका क्या हो गया बेटा? रिपीटेटिव ऑडिट। अच्छा, 2024-25 में हो गया, 25-26 में भी इसका क्या कहलाएगा? आप समझ रहे हैं? रिपीटेटिव ऑडिट को हम रेकरिंग ऑडिट का नाम भी देते हैं। रिपीटेटिव ऑडिट को हम, आवाज में दम नहीं है, रिपीटेटिव ऑडिट को हम समझ आ गया? यानी जब आपको फर्स्ट टाइम क्लाइंट मिलता है तो उसका आप ऑडिट, जब मतलब जिंदगी का फर्स्ट टाइम नहीं, आप तो 2010 से 2023 तक कई बार ऑडिट कर चुके हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो लिखना जरा इनिशियल ऑडिट। इनिशियल ऑडिट के नीचे कुछ लिखवाएंगे आपको। अगर फॉर एग्जांपल किसी फर्म ने किसी कंपनी को ऑडिट कर दिया और लगातार 10 साल हो गए, फिर कूलिंग पीरियड चाहिए होता है, उस कूलिंग पीरियड के बाद दोबारा ऑडिट करने आए तो भी उसको हम फिर उसके बाद जब ऑडिट करने आएंगे तो उसको इनिशियल ऑडिट कहेंगे। ये कुछ बात पूछ रहे हैं, ये लॉ की एक बात पूछ रहे हैं मेरे से, ठीक है? ये क्या कह रहे हैं, जैसे एक सीए था, एक सीए फर्म थी, उन्होंने 5+5 कंप्लीट कर लिए और उस क्लाइंट पर रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट लगता है। इनका एक डाउट है, आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन वैसे पूछ रहे हैं। तो 5 ईयर का इनका कूलिंग पीरियड था, यानी इस पीरियड में इन्होंने ऑडिट नहीं करा, ठीक है? अब अगले 5 साल फिर इनको ऑडिट के रूप में अपॉइंट करा गया, यानी इन्होंने 1 से लेकर 10 ईयर तक तो ऑडिट कर ही लिया था। 11 to 15 में इनका ब्रेक था। अब 15 के बाद जो 16 से 20 ईयर्स के लिए इनको अपॉइंट करा जा रहा है, तो अब ये यहां से पूछ रहे हैं कि ये वाले ऑडिट को इनको इनिशियल ऑडिट का नाम दे या रिपीटेटिव ऑडिट का नाम दे। अभी थोड़ी सी देर बाद आपको एक पॉइंट के थ्रू क्लियर कराऊंगा। इनका ये डाउट रेस करके रख रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद क्लियर करेंगे आज की क्लास में। आज ही सुनो, पहले आप इनिशियल ऑडिट का मतलब लिखो। इनका डाउट समझ आ गया ना? अभी डाउट को इसको होल्ड पे रखते हैं, 2-4 पॉइंट हो जाए, उसके बाद इनका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है? तो बेटर क्लैरिटी के साथ हो पाएगा। इस लाइन से क्लियर होगा, दिखा भी देता हूं, लाइन पहले से ही दिखा देते हैं आपको। ये एलिमेंट्स के अंदर ना इस लाइन से क्लियर होगा, ठीक है ना? ये मैं लाइन भी मार्क करके रख रहा हूं ताकि आपको याद रहेगी, भूलेंगे नहीं ये डाउट ना फिर हम। इनिशियल ऑडिट का लिखना, जब आप किसी क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब आप किसी क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसके फर्स्ट ईयर में, उसके फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट को हम इनिशियल ऑडिट कहेंगे। उसके फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट को हम इनिशियल ऑडिट कहेंगे। रेकरिंग ऑडिट पर आ जाओ। पर उसी सेम क्लाइंट पर जब हम सब्सिक्वेंट ईयर्स में ऑडिट करेंगे, उसी सेम क्लाइंट पर जब हम सब्सिक्वेंट ईयर्स में, यानी ईयर 2, ईयर 3 एक्सेट्रा में ऑडिट करेंगे, तो बताओ, एक बार हम ऑडिट कर चुके हैं ना, दोबारा कर रहे हैं, तो बताओ इसको क्या नाम दूं? हाँ, तो उसे रिपीटेटिव ऑब्लिक रेकरिंग ऑडिट कहेंगे। रिपीट कर रहे हैं ना, सेम चीज, सेम
क्लाइंट पर रिपीट कर रहे हैं काम। समझ आ रहा है आपको? अब नीचे एक नोट के रूप में ये लिख लेना, इस नोट में नीचे एक बात लिख लेना। क्या बात लिख लेंगे? अब ये मत मान लेना कि उस क्लाइंट का या उस सीए की जिंदगी का ये पहला ऑडिट है, पर अब इनिशियल ऑडिट को ये मत मान लेना। ये लिख लो, बताओ, कई बार माइंड में आता है भाई सीए के जीवन का पहले ऑडिट को इनिशियल ऑडिट कह रहे, नहीं, पर अब इनिशियल ऑडिट को ये मत मान लेना कि ये सीए के जीवन का या क्लाइंट के जीवन का पहला ऑडिट है। ये मत मान लेना। सीधी सी बात है, नो बकवास है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अच्छा जी, चलो जी। कह रहे प्लानिंग करने से पहले आपको करनी होती है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। सुनना जरा, मैं क्या कह रहा हूं, प्लानिंग करने से पहले आपको क्या करनी होती है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। सारे बच्चे बोलेंगे क्या करनी होती है? समझ आ रहा है आपको? चलो, ये जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज है वो क्या कहती हैं? ये देखो, पहले थोड़ा ब्रीफ में बताते हैं। सबसे पहले प्लानिंग करने से पहले ये सोच लेना, प्लानिंग करने से पहले ये सोच लेना कि मुझे क्लाइंट के साथ रिश्ता रखना भी है या नहीं। अगर आपको ये ऑडिट पहली बारी मिल रहा है, अगर आपको ये ऑडिट पहली बारी मिल रहा है, बोलना पड़ेगा, अगर आपको ये ऑडिट, तो ये सोच लेना कि मुझे वो ऑडिट एक्सेप्ट करना है या नहीं। या अगर आप ऑलरेडी ऑडिट कर रहे हो तो अब अगले साल का ऑडिट कंटिन्यू करोगे या नहीं, ये सोच लेना। अगर इसका रिजल्ट आता कि हाँ मैं करूंगा इस साल भी ऑडिट, या मैं इस ऑडिट को अपना रहा हूं, फिर तो प्लानिंग करो ना, अदरवाइज प्लानिंग मत करो। समझ आ रहा है आपको बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दो वर्ड है, एक वर्ड को समझाने के लिए। एक्सेप्टेंस वर्ड किसके लिए यूज हुआ होगा बताओ? जब आपको ऑडिट पहली बारी मिल रहा होगा कि मुझे, देखो, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में सबसे पहले ऑडिटर को क्या सोचना होता है कि मैंने ये ऑडिट एक्सेप्ट करना भी है या नहीं, और अगर मैं पिछले 2-3 साल से इसका ऑडिट कर रहा हूं, अब आगे करना है या नहीं करना, ये तो डिसाइड कर, फिर प्लानिंग करना। अब पता तुझे करना ही नहीं है काम वो बोला, फिर प्लानिंग क्यों करेगा तू? हेलो, समझ आ रहा है आपको? मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको पॉइंट समझ आ रहा है? देखो, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में सबसे पहले ऐसे 220 के हिसाब से, ऐसे नंबर किसके हिसाब से? 220 के हिसाब से, यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे नंबर किसके हिसाब से? 220। सबसे पहले ऑडिटर को यही डिसाइड करना है कुछ प्रोसीजर्स लगाकर। क्या प्रोसीजर लगाकर? कि मुझे क्लाइंट के साथ रिश्ता रखना भी है या नहीं रखना, मतलब मुझे उसका ऑडिट वाला काम एक्सेप्ट करना भी है या नहीं करना। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? और ये सब करने के लिए, ये सब करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। मुझे क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, मुझे क्लाइंट के साथ रिश्ता रखना है या नहीं रखना, इन सब के लिए मैं 4 बातें देखता हूं। मैं कितनी बातें देखता हूं? 4 बातें रोज का। देखो जी, क्लाइंट के साथ मुझे रिश्ता रखना है या नहीं रखना, मुझे पहली बात क्लाइंट का रिश्ता बनाना है या नहीं, मतलब मुझे उसका ऑडिट एक्सेप्ट करना है या नहीं। और अगर मैंने ऑलरेडी पहले से ऑडिट एक्सेप्ट करे हुए हैं पिछले कई साल से, तो अब मैं आगे कंटिन्यू करना है या नहीं, उसके लिए मुझे कितनी बातें देखनी पड़ेगी? जल्दी बताओ कितनी? 4। पहली बात, इंटीग्रिटी देखो। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी। किसकी ऑनेस्टी देखो? क्लाइंट के ऑनर्स की। उनके मालिक लोग कैसे हैं, की मैनेजमेंट उनकी कैसी है, और उनके TCWG ईमानदार लोग हैं या नहीं। इसके बेसिस पे निर्धारित होगा कि मैं उनका ऑडिट पकड़ूं या ना पकड़ूं, ऑडिट वाला काम करूं या ना करूं। तो 4 बातें देखनी होती है, 4 बातें देखनी होती है, 4 बातें देखनी होती है। पहला इंटीग्रिटी। पहला क्या? आवाज मतलब नहीं, पहला क्या?
किसकी इंटीग्रिटी, किसकी ईमानदारी? देखो, क्लाइंट के मालिकों की, क्लाइंट के की मैनेजमेंट की और टीसीडब्ल्यूजी की। अगर आता है कि भैया ईमानदार लोग हैं तो थोड़ा सा तसल्ली हुई। अभी ऐसा नहीं है मैंने कह दिया आ रहा हूं कल से ऑडिट पे, ना जी ना, रुको, अभी 3 बातें और देखेंगे। दूसरा देखनी होती है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब योग्यता। कॉम्पिटेंस मतलब योग्यता मतलब यो, हाँ, यस। चलो, हमें योग्यता देखनी होती है अपनी टीम की। क्या वो वाला क्लाइंट पर ऑडिट पर हम जाना तो चाह रहे, मिल भी रहा हमें काम, क्या हम कर भी पाएंगे? क्या हम उस ऑडिट के काबिल हैं या नहीं, ये तो जान लो। यानी सीए को और अपनी टीम को खड़ा करके पूछना पड़ेगा कि मैं तेरे काबिल हूं या तेरे काबिल नहीं। ये आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा। भाई ऑडिट ले लो, क्वालिटी से ना करो, आपके खिलाफ पंगा हो जाएगा आईसीआई में। तो यानी 2 बातें, हमें पहले क्लाइंट को देखना है। क्लाइंट में क्या देखना है? तेरी इंटीग्रिटी है या नहीं। किसकी इंटीग्रिटी? दोबारा आवाज में दम नहीं आया, जो बोले अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। क्या? उनकी बातें देख ली, वो तो ईमानदार लोग हैं। अब खुद को तो झांको, किसी को देख रहे हो पहले खुद को तो देख लो, अपने आप को, फिर खुद को देखा, और खुद को देखने के बाद ये पता लगाना कि क्या हम उस काबिल हैं या नहीं। क्या हम वेदर द एंगेजमेंट टीम कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द ऑडिट एंड हैज द नेसेसरी कैपेबिलिटी। क्या हमारे पास उतना टाइम है, उतने रिसोर्सेस हैं कि हम उसका ऑडिट कर पाएंगे। अगली बात, एक होती है एथिकल रिक्वायरमेंट। क्या हमारी टीम में एथिकल रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में यही बात करनी है। एथिकल रिक्वायरमेंट OIPCC होता है इसका नाम। 5 चीजें हैं या नहीं, हमारे अंदर ये 5 चीजें हैं या नहीं है, बोलना पड़ेगा। हमारे अंदर ये 5 चीजें हैं या, थोड़ा सा आपको झलक दिखला देते हैं 5 चीजें होती क्या है। रुको एक बार, गुस्सा नहीं करते, इधर आओ, मैं आपको समअप करके दूंगा, पर ये 5 चीजें होती क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। ये देखो, ये 5 चीजें, ये 5 चीजें होनी चाहिए। क्या हमारी टीम में ये 5 चीजें हैं या नहीं? ये 5 चीजें क्या होती है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो जी, हमें क्लाइंट का ऑडिट करना है या नहीं करना, हमें क्लाइंट का ऑडिट करना है या नहीं करना, क्लाइंट के साथ इनिशियल ऑडिट है तो एक्सेप्ट करना है या नहीं, और रैकरिंग ऑडिट है तो रिपीट करना है, कंटिन्यू करना है या नहीं। इन सब चीजों के लिए 4 बातें देखनी होती है। पहली देखनी होती है इंटीग्रिटी। किसकी? क्लाइंट के प्रिंसिपल ऑनर्स की, क्लाइंट के प्रिंसिपल ऑनर्स की। दूसरा, की मैनेजरियल पर्सोनल की, यानी की मैनेजमेंट्स की, और टीसीडब्ल्यूजी की। फिर उनकी इंटीग्रिटी देखने के बाद अपनी योग्यता देखनी होती है और अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट देखनी होती है। अपनी योग्यता, क्या मैं उस काबिल भी हूं और क्या मेरे अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये देखना होता है। और लास्ट, भाई पुरानी बातें, पुरानी लड़ाइयां जो आपकी और क्लाइंट की फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हुई थी, तो तभी थर्ड ईयर में करना है भाई ऑडिट या नहीं। यानी क्या वो मैटर्स, भाई वो मैटर्स जो कब अराइज हुए थे, करंट या प्रीवियस ऑडिट में, उसको भी मैं दिमाग में रखकर ये डिसाइड करूंगा कि रिश्ता आगे रखना है या नहीं। आप भी तो बोलते हो ना, आपको भी तो फोन कई बार आता है ना, भाई कोई बात नहीं, सॉरी गलती होगी, आगे से नहीं होगा। कई बार आता ही है फोन, नहीं नहीं अब तो भाई खत्म, ये रिश्ता यहीं खत्म। समझ आ रहा है? आप कह रहे थे नहीं भाई एक बार लास्ट चांस, लास्ट चांस, भाई तो नहीं बोलते, हाँ लास्ट चांस। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ये लास्ट मौका है, इसके बाद फिर मत कहिए हुण भूल गई। समझ आ रहा है? यस और नो? तो भाई पिछली लड़ाइयां भी देख लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे कि रिश्ता कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना। तो अभी तो एक एक्टिविटी समझ आई है आपको। अभी मैंने आपके साथ अभी ऑडिट मैंने स्टार्ट नहीं करा, उससे पहले के काम फिर प्लानिंग करेंगे ना। प्लानिंग करने से पहले ये तो देख लो, क्या देखना होता है कि क्लाइंट के ऑडिट एक्सेप्ट करना है या नहीं, क्लाइंट के साथ रिश्ता कंटिन्यू करना है या नहीं, और वो कितनी बातों पर निर्भर करता है, 4 बातें रोज का। इंटीग्रिटी उसकी, कॉम्पिटेंस अपनी, एथिकल रिक्वायरमेंट अपनी, और जो मैटर्स, पुराने मैटर्स, उन सबको ध्यान में रखते हुए डिसाइड करेंगे कि हमें करना है कंटिन्यू या नहीं करना। समझ आ गया आपको? ये मैं लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतनी सी बात है, ठीक है ना, ऑडिट में।